अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार्स के बारे में, अदर फैक्ट्स एंड लक्षद्वीप के बारे में और इनके इम्पोर्टेंस। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 में कि द्वीप समूह क्या है। अंडमान निकोबार्स का जो हमने अंडमान निकोबार का जो हमने विभाजन देखा था वो भी आप देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए। आज है पार्ट 2। तो चलिए जल्दी से बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं क्लासेस। तो देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अंडमान निकोबार्स को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट में क्या क्या उसकी खासियत है। जैसे कि उत्तरी पार्ट में नारकुंडम है, सेकंड में बैरन है, ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी है। ये सब मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। आज हम अंडमान निकोबार्स के बारे में अदर फैक्ट्स जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अंडमान और निकोबार्स हिमालय के ही अवशेष है। किसके अवशेष है? हिमालय के। आप लोग सोचेंगे आखिर हिमालय का यहाँ पर क्या मतलब, हिमालय यहाँ कैसे आ गया। तो देखिए, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हिमालय का आकार कैसा है। हिमालय का आकार है धनुषाकार। कुछ इस प्रकार से हिमालय मुड़ा हुआ है, इस ओर से भी इस ओर से भी। तो ये जो मुड़ाव है ना, तो ये पूरी तरीके से नीचे तक जाता है। ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है अंडमान निकोबार तक का। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार मैं मैप के थ्रू समझाती हूँ, तो एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरे क्या आता है, हमारे हिमालय। ये हिमालय ना इस तरह से नीचे की तरफ को झुक जाता है। ये हिमालय सीधे जाने की तरफ नीचे की तरफ झुक जाता है और यहीं पर इसको हमारे कौन से द्वीप है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप है। तो ये जो है ना, ये नीचे की तरफ झुका है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी की वजह से यहाँ क्या है, समुन्द्र है, समुद्री इलाका है। तो ये जो हिमालय है ना, इसी हिमालय के कुछ छोटे छोटे अवशेष, अवशेष किसे कहते हैं, एक महान चीज के जो कुछ टुकड़े होते हैं उन्हें अवशेष कहते हैं। तो इसी हिमालय को छोटे छोटे, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज है, अगर वो उसका अंत हो रहा है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, अगर जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी को अगर हम छील दे, उसका किनारा देखना पतला होता है, बीच वाला मोटा होता है। मतलब कोई भी चीज हो, अगर वो खत्म होती है ना, तो किनारे हमेशा पतले होते हैं। तो ये इसका किनारा है, तो ये थोड़े कम होंगे, ठीक है, ये कम लेवल में होगी, इनकी चौड़ाई कम होगी, ऊंचाई कम होगी। तो इस वजह से ये क्या है, एक अवशेष के रूप में। होता यह है कि जब इसमें पानी भर गया तो ये टापू बन गया। जो अंडमान निकोबार है ना, पानी के ऊपर एक टापू है। टापू आपने सुना ही होगा ना नाम, इसलिए हमें द्वीप कहते हैं। द्वीप मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। ऐसा समझने की कोशिश कीजिएगा, पानी के नीचे एक पर्वत की श्रृंखला है, छोटी पर्वत की श्रृंखला है, उसमें पानी भर गया, लेकिन पानी की लेवल इतना हाई नहीं था कि ऊपर वाली जमीन को नहीं भर सका। जैसे कि आपने टापू देखोगे कि मान लीजिए ये पूरा पानी है और नीचे समुद्र के नीचे क्या है, फिर हिमालय का अवशेष है। ऐसा समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ इस तरीके से ये अवशेष है, ये पहाड़ है। ये देखो, ये पानी जो है ना, इसके इस इलाके तक ही पहुंच पाया, मतलब पानी ने इसको पूरा ऊपर तक का कवर नहीं किया। अब ये नीचे का तो इलाका हमें नजर नहीं आता, क्योंकि समुद्र के अंदर क्या है, हम समुद्र के अंदर जाकर ही देख पाएंगे। हमें नजर क्या आएगा, ये ऊपर वाला इलाका, ये इलाका हमें नजर आता है। ये पानी के ऊपर होता है, ये एक जमीन से बन जाती है। ये अभी छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़े लेवल में फैली हुई होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, द्वीप। अंदर से पानी से घिरा हुआ है और ऊपर क्या है, इसका थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या पानी के ऊपर है, तो इसको हमने क्या कह दिया, द्वीप। तो ये किसके अवशेष है? ये हिमालय के ही अवशेष है। हिमालय के कुछ छोटे मोटे पहाड़ होंगे, वो बच गए थे। मतलब यहाँ से जब ये हिमालय यहाँ को खत्म हो ही रहा होगा, तो कुछ छोटे मोटे पहाड़ थे। और क्योंकि ये पानी के अंदर है, किसके अंदर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, समुंदर है, ये उसके अंदर होने की वजह से कुछ कुछ, जिसके अंडमान निकोबार की चोटियां थोड़ी सी बड़ी होगी, इसी वजह से ये थोड़ा क्या है, समुद्र के ऊपर आ गई। ठीक है, समुद्र का पानी से पूरी तरीके से दबा नहीं पाया, तो ये जो ऊपर की जमीन है, इसी को हम लोग कहते हैं अंडमान निकोबार। तो एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि अंडमान निकोबार किसके अवशेष है, हिमालय के अवशेष। ठीक है, ये हिमालय का अवशेष है, हिमालय के अवशेष। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसकी राजधानी के अंडमान निकोबार की मैंने कल बताई थी। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान के कौन से हिस्से में आता है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान के कौन से हिस्से में है? ये है दक्षिणी अंडमान। ठीक हो गया, दक्षिणी अंडमान। सेकंड, अंडमान एंड निकोबार की भाषा क्या है? अंडमान और निकोबार में भाषा बोली जाती है मलय। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है? मलय। अच्छा, अंडमान निकोबार में कौन रहता है? देखो, यहाँ भी इंसान रहते हैं, यानी कि ये आबाद इलाका है, बट यहाँ पर जो रहते हैं वो रहते हैं एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जनजातियां। यहाँ कौन रहते हैं?
जनजाति, ये जनजाति वाला इलाका है। और जनजाति लोग किस टाइप का लिविंगहुड पसंद करते हैं? जंगल वाला इलाका, जहाँ शिकार कर सके, जो प्रकृति से जुड़े हुए हों। ठीक है, तो इस टाइप के ये लोग रहन सहन पसंद करते हैं। इस वजह से ये जो इलाका है ना, बहुत ज्यादा जंगल वाला इलाका है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। तो ये यहाँ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत कम है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ जनजाति रहती है। पहला रीजन तो ये है कि ये पहले से ही ऐसा था। दूसरा, यहाँ पे जनजाति रहती है जो कि अपने आप को प्रकृति से बहुत ज्यादा समीप रखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि आधुनिक तरीके से मॉडर्नाइज हो। तो ये क्या है, इसी तरीके से रहना पसंद करती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है जनजातियों की। कुछ फेमस जनजाति यहाँ की, जिसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स क्या होती है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले नाम लिख लीजिए। उनका नाम है ओंगे, जरवा, महा अंडमानी। ओंगे, जरवा, महा अंडमानी, और एक और है सेटेनली। वैसे आप इन तीनों का ही नाम याद रखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा फेमस है ओंगे। ओंगे बहुत ज्यादा फेमस यहाँ की जनजाति है। ओंगे, जरवा, महा अंडमानी। अच्छा, ये शेड्यूल ट्राइब्स है। शेड्यूल ट्राइब्स क्या होती है? देखो, शेड्यूल ट्राइब्स का मतलब होता है आरक्षित जनजातियां, यानी कि ऐसी जनजाति। शेड्यूल ट्राइब्स को ना केंद्र घोषित करती है कि कौन सी जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स में आएगी। इट मीन्स, इसका मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब में केवल वो ही जनजाति आ सकती है जो बहुत ज्यादा खतरे में हो, यानी कि जिनकी जनसंख्या कम हो रही हो, जो खतरे में हो, जिनकी जनसंख्या कम हो रही हो, और जिन तक स्कूली शिक्षा नहीं पहुंच पाई हो, यानी कि उन लोगों की स्कूलिंग बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कम साक्षर है। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स है? जो कम साक्षर है, स्कूलिंग बहुत कम हुई है, जो उनकी जो खतरे में है, जिनकी जनसंख्या कम हो रही है, उन्हें हम किस में डालते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स में। शेड्यूल ट्राइब्स में डालने का फायदा क्या होता है? इन लोगों की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान थोड़ा अधिक होता है। इन लोगों की संख्या को बचाने के लिए केंद्र सरकार नई नई योजनाएं लाती है। इनको बहुत ज्यादा हेल्प होती है, यानी कि जैसे इनको आवास प्रोवाइड कराए जाते हैं, इनको पीने का पानी, मतलब जो नीडेड है, जो बेसिक नीड्स है, वो इनको प्रोवाइड कराई जाती है। और उसके अलावा इनके स्कूलिंग में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे स्कूल्स खोले जाते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। वर्तमान में हमारे पास 75 पीवीटीजीज है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप। पीवीटीजीज कितने हमारे पास? 75। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब मतलब वही पीवीटीजीज। क्या है ये? पीवीटीजी। पीवीटीजी मीन्स पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि ऐसी जनजाति जिनकी जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा कम हो रही हो। ठीक है, तो ये क्या है? पीवीटीजी है। हमारे भारत में अभी कितने पीवीटीजी है? 75। कितना है? 75। 75% नहीं, सॉरी, 75 पीवीटीजी है। अब देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अंडमान के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि यहाँ पर 90% लोग रहते हैं। कितने परसेंट लोग रहते हैं? 90%। मतलब अंडमान और निकोबार में अगर कंपैरिजन करें तो अंडमान निकोबार में 90% जनजातियां रहती है। ठीक है, निकोबार में बहुत कम रहते हैं। निकोबार में ओनली 10% लोग रहते हैं। ठीक है, निकोबार में 10% रहते हैं, अंडमान में 90% रहते हैं। अभी हम ये अंडमान के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों के बारे में है। लेकिन यहाँ पर अंडमान में कितने परसेंट रहते हैं? 90%। और निकोबार में कितने परसेंट रहते हैं? 10% जनजाति। अच्छा, यहाँ पे एक और फेमस जनजाति जिसे हम लोग कहते हैं शोपपेन। शोपपेन, शोपपेन वैसे स्पेशली जो ये है, ये निकोबार में रहती है। ओंगे, जरवा, महा अंडमानी, ये तो अंडमान में रहती है। जो शोपपेन जनजाति है, ये रहती है निकोबार में। ठीक है, निकोबार की जो फेमस जनजाति है वो शोपपेन, ये भी पीवीटीजी ही है। और ये 10%, मतलब टोटल जनसंख्या देखें तो अंडमान में 90% है और 10% निकोबार। क्योंकि निकोबार में ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वहां पर को लोग रह सके। बहुत ज्यादा जंगल वाला इलाका है, बहुत ज्यादा घिरा हुआ इलाका है। अंडमान में तो यह है कि थोड़ा थोड़ा अब वहां पे संसाधन पहुंच रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा यह है फैलाव हो रहा है, जनसंख्या का फैलाव हो रहा है। उस हिसाब से अंडमान में अब थोड़ी जंगल कम है, मतलब जंगल्स तो है लेकिन थोड़े कम है। वर्तमान के अनुसार वहां पे सड़कें बनाई जा रही है, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, चिकित्सालय, अस्पताल खोले जा रहे हैं। तो मतलब वर्तमान के अनुसार अब अंडमान को बनाया जा रहा है। पर निकोबार में अभी भी बहुत ज्यादा घने जंगल है। वहां पर जो ये रहता है ना जनजाति, वहां की जो जनजाति है ना, ये बहुत ज्यादा आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति है। ये लोग क्या करती है? ये लोग शिकार करती है। ज्यादातर निकोबार की जो जनजाति है, ये शिकार पर ज्यादा डिपेंड है। मतलब इनका लाइवलीहुड पूरी तरीके से शिकार पर चलता है। अंडमान की जो जनजाति है ना, वो तो फिर भी क्या है, वर्तमान के लोगों के साथ मिलजुल रही है, वर्तमान के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रही है। जो निकोबार की जनजाति, वो अभी भी अपने आदिम तरीके से ही रहना चाहती है, अपने कल्चर को जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, बस उसके अकॉर्डिंग रहना चाहती है। जैसे आदिमानव, आदिमानव क्या करते थे? ज्यादातर शिकार करते थे। तो ये भी ज्यादातर शिकार पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है क्या? अच्छा, इसमें एक और चीज लिखी है। इसमें यहाँ क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? अंडमान निकोबार में क्या है? ये पहाड़ है। तो ये पहाड़ों की एक सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक।
यहाँ पे जो है अंडमान से, अंडमान में एक सबसे ऊंची चोटी है सेंडल पीक, ये भी मैं ऊपर में उठा के लिख देती हूँ। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेंडल पीक। ये सेंडल पीक आती है उत्तरी अंडमान में, सेंडल पीक आती है उत्तरी अंडमान में, ठीक है। और अंडमान और निकोबार में सबसे बड़ा इलाका, मतलब हमने अंडमान का जो इलाके बांटे थे ना, उत्तरी अंडमान, मध्य, दक्षिणी एंड लिटिल अंडमान, तो इनमें सबसे बड़ा इलाका आता है मध्य अंडमान का। मध्य अंडमान सारे अंडमान में सबसे बड़ा है, ठीक हो गया। मध्य अंडमान सारे अंडमान में सबसे बड़ा है। और सेंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। एक चीज मैंने भूल गई थी, ये देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार है ना, इनके मध्य में तो 10 डिग्री चैनल गुजरता है, लेकिन अंडमान के ऊपर भी एक और चैनल गुजरता है जिसे कोको चैनल कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं कोको लाइन, ठीक है। ठीक है, कोको चैनल या कोको लाइन कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर को आते हैं कोको द्वीप, इन्हें हम लोग कहते हैं कोको द्वीप। अंडमान और निकोबार के ऊपर क्या है? कोको द्वीप आते हैं। कोको द्वीप है म्यांमार के, कोको द्वीप म्यांमार के अंडर में आते हैं, ठीक है। कोको द्वीप किसका अंडर में आते हैं? म्यांमार में। अब ठीक हो गया, अंडमान निकोबार के बारे में आप इतना जान गए। अब हम लोग चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ, जिसे हम लका द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में आप पहले ये समझ लीजिए, लक्षद्वीप आखिर कैसी चीज है। जैसे कि अंडमान निकोबार क्या था? अंडमान निकोबार हिमालय के ही अवशेष में बने थे, जो कि एक पहाड़ है, मतलब एक पहाड़ी समझ लीजिए, जिसका ऊपरी हिस्से में क्या है? अब आबादी रहती है। लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप बने हैं कोरल रीफ से। कोरल रीफ क्या होते हैं? शायद मैंने आपको ये बताया है, नहीं बताया तो सुन लीजिए। देखो, कोरल्स क्या होते हैं ना, आपने समुद्र के अंदर का खूबसूरत सा नजारा देखा है आपने टीवीज में, अगर कभी आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला हो समुद्र के नीचे जाने का, तो शायद बहुत से बच्चों ने देखा होगा। जिसने नहीं देखा तो आपने टीवीज में, जो ज्यादातर हिस्ट्री टीवी और जो डिस्कवरी टीवी नहीं आती है, उसमें ज्यादा दिखाते थे। जो समुंदर है ना, समुंदर के अंदर आपने देखे होंगे वो रंग बिरंगे हरे लाल पीले वो फूल टाइप के जो नजर आते हैं, जो लहराते हुए नजर आते हैं। अगर आपको कुछ इमेजिनेशन हो रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार आप उसकी शॉर्ट वीडियो या फिर आप गूगल में सर्च करना, आपको मिल जाएगा और फिर आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जो समुद्र के नीचे वो खूबसूरत से फूल पेड़ पौधे लहराते हुए जो नजर आते हैं ना, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कोरल रीफ्स। क्या कहता है उन्हें? देखो, ये जो कोरल रीफ है ना, हमारे समुद्री इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना हो ना तो हमारा पूरा मैरीन इन्वायरमेंट खत्म हो सकता है। ये ऐसे जीव जो 90% तक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जॉर्व भी करते हैं। और मछलियों के लिए जो खाना बनता है ना, मछली क्या है? इन्हीं को खाती है, मतलब मछलियों के लिए भोजन ये है। अगर ये खत्म हो गए तो मछलियां खत्म, मछलियां खत्म हो गई तो समुद्र का जीवन खत्म, समुद्र का जीवन खत्म हो गया ना, तो उस पर जो इंसान डिपेंड है, जिनकी इकोनॉमी समुद्र से चलती है, वहां के संसाधनों से चलती है, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, ये कोरल रीफ्स की हर एक की एज होती है, हर एक की उम्र होती है, फिर उसके बाद डेथ हो जाती है। उसी तरीके से ये कोरल रीफ्स की भी ना डेथ हो जाती है। जब ये कोरल रीफ ब्लीच हो जाते हैं, ब्लीच का मतलब होता है इनका डेथ होना, इनका मर जाना। जब ये कोरल लीव्स जो है ये मर जाती है ना, ये एक संरचना बना देती है। आप ऐसा समझिएगा, ये दिखने के लिए तो बहुत खूबसूरत नजर आती है, बहुत ज्यादा लहरदार नजर आती है, लेकिन जब ये मर जाती है ना, इतनी ज्यादा ठोस हो जाती है कि ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मर के, मतलब एक बॉडी बन जाती है, इनकी डेड बॉडीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लहरदार है कोई, ठीक है, कोई कोरल रीफ है, ये मर गई। अच्छा, कोरल रीफ मरने के साथ साथ इसके शैवाल भी मर जाते हैं। देखो, कोरल रीफ और शैवाल ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। शैवाल क्या होता है? शैवाल हरे पौधे होते हैं जो कि कोरल रीफ के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। कोरल रीफ के लिए खाना कौन बनाते हैं? शैवाल। यहाँ पर को अगर कोरल रीफ होगा तो यहाँ पर ये पत्ते तरीके निकले हुए शैवाल होंगे। ये क्या होता है? शैवाल। शैवालों को आप छोटे छोटे कीटाणु भी कम समझ सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? शैवाल जो है इनको खाना बना के देते हैं, और शैवाल जो है इनको खाना बना के देते हैं, और कोरल लीफ इनको क्या देती है? जगह देती है जीवन यापन करने के लिए। अगर दोनों में से एक भी मर गया ना, दूसरे की भी डेथ हो जाती है। तो जब ये मरते हैं ना, तो इसके साथ शैवाल मर जाते हैं, और शैवाल बने होते हैं चूने से, कैल्शियम कार्बोनेट से। चूने से किससे बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो जब ये मर जाते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ठोस होता है, चूने इनकी संरचना ठोस होती है। तो ये मर जाते हैं तो ये एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बॉडी बना जाती है, मतलब एक पूरी डेड बॉडी का पूरा पहाड़ टाइप का बन जाता है। तो इसी तरह बनते 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 जमा होते हुए ये बहुत बड़े इलाके में फैल जाती है। ऐसा लगता है कि एक जमीन का टुकड़ा है। तो वही जमीन का टुकड़ा है आज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है पूरी तरीके से कोरल रीफ की डेड बॉडी में बना हुआ है। आप समझ रहे हो? मतलब एक ऐसी जमीन है जो किसी की डेड बॉडी के ऊपर बनी हुई है। लगता है ऐसा कि पूरी जमीन है, लेकिन वो किसके ऊपर बनी है? कोरल रीफ की डेड बॉडी के ऊपर बनी हुई है।
लक्षद्वीप पूरा का पूरा इलाका कोरल रीफ से बना हुआ है। ठीक हो गया, समझ में आया आपको? अच्छा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोरल रीफ मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले इलाके में। ठीक है, तो अब मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख दिया है, चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती। ठीक है, सबसे पहले लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती। लक्षद्वीप किससे बना है? जो अभी मैंने बताया था, कोरल या प्रवाल से। कोरल को हिंदी में हम लोग प्रवाल भी कहते हैं। किससे बना है? कोरल से या प्रवाल से, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। कोरल या प्रवाल विरंजन कैसे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब उसकी बॉडी पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की ठोस बॉडी है। और तीसरा, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ऑब्वियसली हमारे भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित है एंड लक्षद्वीप भी केंद्र शासित है। और इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक हो गया? अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। और उसके अलावा यहाँ पर 43 द्वीप है। कितने हैं? 43 द्वीप है, जिसमें से अब केवल 36 द्वीप ही बचे हैं। कितने बचे हैं? 36 द्वीप ही बचे हैं। 43 द्वीप है, जिसमें से 36 द्वीप बचे हैं। और इन 36 द्वीप में से भी 10% द्वीप ही है जिसमें मानव आबादी रहती है। ठीक हो गया? 43 द्वीप है, जिसमें से 36 ही बचे हैं। और इस 36 में से भी 10% के द्वीपों में क्या है? मानव आबादी रहती है। और यहाँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली, याद रखने वाली बात है, यहाँ कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। अंडमान निकोबार किससे बने थे? पर्वतों से बने थे, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की पर्वत श्रृंखला नहीं है। जहां पर्वत श्रृंखला नहीं होती वहां क्या नहीं होता है? नदियां नहीं होती है। नदियां कहां से निकलती है? पर्वत से। अगर पर्वत ही नहीं है तो क्या नहीं है? नदियां नहीं है। ठीक है, एक तरीके से पूरा जंगल का इलाका है। कौन सा इलाका है? जंगल का। यहाँ पर को सदाबहार वन मिलता है। कैसे वन मिलता है? सदाबहार। अच्छा, सदाबहार वन कौन से होते हैं? सदाबहार वन वो होते हैं जहाँ सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। सदाबहार वृक्ष मतलब सदाबहार जो हमेशा बहार में रहते हैं।